साथ गुड्स ले जाके देना चाहता है, तो क्या बायर रिजेक्ट कर सकता है? हाँ, बायर बोलेगा अरे हमने एग्रीमेंट किया था, तो मुझे गुड्स इंस्टॉलमेंट में देगा, एक साथ ला के देगा तो मैं रखूंगा कहाँ, मेरे पास गोडाउन भी नहीं है। तू एक एक इंस्टॉलमेंट भेजते जा, मैं सेल करते जाऊंगा, यहाँ से भेजते जाए सेल करते जाऊंगा, यही तो एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में। तो बच्चों मैंने वही कहा कि गुड्स की डिलीवरी को लेकर पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेलर एंड बायर जैसा चाहिए वैसा वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। चलो आगे सेक्शन 34 पर आता हूं, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। बरोबर है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। बच्चों ये इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, इसको समझाने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बच्चों मेरा एंड आपका एग्जांपल लेता हूँ किसी का, चलो पार्थ का एग्जांपल लेता हूँ। बच्चों मैं सेलर हूँ, पार्थ है ना वो बायर है। तो सेलर एंड बायर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ गुड्स को लेकर। अब बच्चों सेल तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब डिलीवरी ऑफ गुड्स लेना है। अब मैंने पार्थ से पूछा कि गुड्स की डिलीवरी कैसी चाहिए, उसने कहा पूरा पैकिंग करके दे दो, मैं लेके जाऊंगा। बरोबर है, मैंने कहा ठीक है। अब बच्चों मैंने सारे गुड्स जो उसको चाहिए थे वो एक साइड में रखवा दिए। मान लो बच्चों 100 यूनिट्स हैं गुड्स के, अलग अलग 100 यूनिट्स हैं। अब बच्चों बायर के ही कहने पर, बरोबर है, मैंने गुड्स उसको सब रखवा दिए एक जगह पे ले जाने के लिए। अब बच्चों पार्थ आया, पार्थ को पूरा गुड्स लेके जाना चाहिए था कि नहीं एक साथ? हेलो, जब मैंने पूरा गुड्स सेल कर दिया तो पार्थ को पूरा गुड्स ले जाना चाहिए था कि नहीं एक साथ? तो पार्थ ने उसका 50% गुड्स का डिलीवरी लेके गया। पार्थ ओनली 50% ऑफ गुड्स की डिलीवरी लेके गया। तो बच्चों यहाँ सेलर क्या अजम्पशन करेगा, गिरीश क्या अजम्पशन करेगा कि मैंने तो गुड्स की डिलीवरी पूरी दे दी, सामने वाला ही आधा लेके गया तो उसका प्रॉब्लम है वो। गिरीश के एंगल से बताओ 50% गुड्स की डिलीवरी हो गई कि पूरे गुड्स की डिलीवरी हो गई? सेलर के एंगल से क्या हुआ, ओनली पार्ट ऑफ द गुड्स वेर डिलीवर्ड या होल ऑफ द गुड्स वेर डिलीवर्ड? अब बायर को बच्चों पूरा गुड्स लेके जाना चाहिए था, लेकिन बायर ने उसमें से 50% ही गुड्स लेके गया। तो सेलर क्या अजम्पशन करेगा कि उसने गुड्स की डिलीवरी 50% ही दी कि 100% दे दी? टाइप करो आंसर। ये पार्ट ऑफ डिलीवरी का क्या इफेक्ट होगा? तो बच्चों पार्ट ऑफ डिलीवरी का इफेक्ट ये होगा कि सामने वाला अगर पार्ट ऑफ द गुड्स डिलीवरी का लेके जाता है तो भी सेलर अजम्पशन करेगा कि उसने 100% गुड्स दे दी। बच्चों मैं सेक्शन 34 पढ़ रहा हूँ, देखो। अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स in progress of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing of the property in such goods as delivery of the whole, but the delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as delivery of the remainder. बच्चों दोनों एंगल यहाँ पर बोला है उन्होंने। पहला एंगल क्या बोला है, अगर गिरीश एंड पार्थ के बीच में 100 kg गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो गिरीश ने क्या किया, 100 kg गुड्स का ओनरशिप पार्थ को दिया। अब पार्थ को पूरा 100 kg गुड्स एक साथ ले जाना था, बरोबर है, लेकिन पार्थ ने उसमें से 50 kg लेके गया। तो बच्चों अगर पार्थ 50 kg लेके जाता है तो भी गिरीश यही अजम्पशन करेगा कि उसने अपने तरफ से 100 kg गुड्स का डिलीवरी दे दिया। ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, अगर पार्थ एंड गिरीश के बीच में ऐसा स्पेसिफिकली एग्रीमेंट हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुआ है सुनो ठीक से, कि गिरीश मुझे 100 kg गुड्स बेचेगा लेकिन डिलीवरी 2 इंस्टॉलमेंट में करेगा, 50 kg 50 kg। पहले 50 kg का डिलीवरी करेगा, फिर उसके बाद 50 kg का और एक डिलीवरी करेगा।
2 इंस्टॉलमेंट में गुड्स को डिलीवर करना है, एक इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से अलग। अब बताओ, अगर पार्थ पहला इंस्टॉलमेंट लेके जाता है, पहला कंसाइनमेंट लेके जाता है 50 गुड्स का, तो क्या यहाँ एजम्पशन किया जाएगा क्या कि वो दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लेके गया? हेलो, क्या ऐसा एजम्पशन किया जाएगा कि वो दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लेके गया? नहीं, यहाँ पर एजम्पशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्लियर कट था कि डिलीवरी ऑफ गुड्स 2 इंस्टॉलमेंट में लेना है, लमसम में नहीं। तो बच्चों यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट का गुड्स डिलीवर किया, मतलब रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का भी गुड्स डिलीवर कर दिया, ऐसा एजम्पशन नहीं करने का। बच्चों क्लिक हो रहा है कि नहीं? मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, डिलीवरी ऑफ गुड्स का लॉ में आराम से पढ़ा रहा हूँ। क्लिक हो रहा है सबको? ओके, चलो एक बार फिर पढ़ते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया है। अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स in progress of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing the property in such goods as delivery of the whole। यानी पार्ट ऑफ द गुड्स भी अगर डिलीवर हुआ है तो पूरे गुड्स की डिलीवरी हो गई, ऐसे एजम्पशन किया जाएगा, क्योंकि बच्चों हमने पूरे गुड्स की ओनरशिप दे चुके हैं। बट फिर बट डाल दिया, देखो, but delivery of part of the goods with an intention of severing it from the whole। severing it मतलब सेपरेट करते हैं। अगर हमारा इंटेंशन ये है कि पूरा गुड्स का डिलीवरी नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, severing it from the whole does not operate as delivery of the remainder। बच्चे यही मैं कह रहा था, 50 kg का इंस्टॉलमेंट लेके गए, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैंने आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, बरोबर है? ये एजम्पशन नहीं करने का, अगर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है तो। बच्चों नीचे एक एग्जांपल भी दिया, देखो, सर्टन गुड्स लाइंग एट वॉर्फ, वॉर्फ यानी कि गोडाउन, लिख कर रख दो मीनिंग गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज। सर्टन गुड्स लाइंग एट वॉर्फ वेर सोल्ड इन लॉट। बच्चों अंडरलाइन द वर्ड लॉट, एक साथ बेचे गए, लॉट में बेचे गए। सर्टन गुड्स लाइंग एट गोडाउन वेर सोल्ड इन लॉट। द सेलर इंस्ट्रक्टेड वॉरफिंगर यानी गोडाउन का जो मालिक था उसको बोला, टू डिलीवर देम टू द बायर हु हैड पेड फॉर देम एंड द बायर। अब सेलर ने बच्चों वॉरफिंगर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मैंने ये गुड्स बायर को बेच दिए हैं, अब बायर आएगा एंड सारे गुड्स की डिलीवरी लेके जाएगा। लेकिन बच्चों हुआ क्या? देर आफ्टर बायर ने क्या किया? एक्सेप्टेड देम एंड टुक अवे पार्ट। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय टुक अवे पार्ट? क्या पूरा गुड्स लेके गया गोडाउन कीपर से कि आधा ही लेके गया? एंड टुक अवे पार्ट, टुक अवे पार्ट मतलब क्या? हाँ, 50% गुड्स ही लेके गया बच्चों, जबकि इंस्ट्रक्शन था पूरा गुड्स देने का, लेकिन बायर 50% ही लेके गया। तो बच्चे यहाँ सेलर क्या अजम्पशन करेगा? चलो बोलो, सेलर क्या अजम्पशन करेगा? वो तो गोडाउन कीपर को बोल के आया था कि नहीं कि पूरा दे देना तू, अब बायर ही 50% लेके गया, तो सेलर क्या अजम्पशन करेगा बच्चों? टाइप करो, सेलर की अजम्पशन क्या? सेलर यही अजम्पशन करेगा ना कि उसने 100% गुड्स का डिलीवरी कर दिया। डोंट यू थिंक सो? सेलर यही अजम्पशन करेगा कि उसने अपने तरफ से 100% गुड्स की डिलीवरी दे दी। अब बायर ही 50% लेके गया गोडाउन से, वो उसका प्रॉब्लम है, बट सेलर विल अज्यूम दैट पूरा 100% गुड्स का उसने डिलीवरी दे दी। बच्चों मैं जरा 2 मिनट आपसे पूछना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दोनों क्लियर हो गया? रिस्पॉन्स दो बच्चों। हैव यू अंडरस्टूड बोथ दिस सेक्शन या कहीं कंफ्यूजन हो रहा है? चलो बच्चों एग्जांपल भी कवर हो गया। तीसरा रूल पढ़ते हैं, सेक्शन 35, एक लाइन का है, देखो एक लाइन का है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी,
बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बच्चों मुझे ये बताओ, आप डीमार्ट में जाते हो सामान खरीदने, तो बच्चों जब तक आप सामान काउंटर पे नहीं लाते हो तब तक आपके गुड्स का बिलिंग होता है क्या, पैकिंग होता है क्या? हेलो, आप ट्रॉली लेके पूरा दिन घूमते रहो ना अंदर, लेकिन जब तक आप सामान भर के ट्रॉली को काउंटर पे नहीं लाते हो, कैश काउंटर पे, तब तक बच्चों आपका बिलिंग नहीं होगा, ना ही आपको गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी। सही बोल रहा हूँ? मतलब बताओ, यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी के लिए पहले किसे अप्लाई करना है, किसे अप्लाई करना है? जनरली ये किसे अप्लाई करना है कि मुझे गुड्स की डिलीवरी चाहिए, मेरा बिलिंग करो? जनरली कौन अप्लाई करता है? बायर। बरोबर है बच्चों। आप किसी शोरूम में जाते हो, एक सामान, दो सामान, तीन सामान, कितने सामान देखते हो, दुकान वाला दिखाते जाएगा सामान आप, लेकिन बच्चों वो पैकिंग के लिए तभी भेजता है जब आप सामान को फाइनल करते हो। जब आप बोलते हो हाँ ये गुड्स फाइनल है, अब इसको पैकिंग के लिए भेज दो, तभी वो दुकान वाला उसे पैकिंग के लिए भेजेगा एंड आपको गुड्स की डिलीवरी मिलेगी। यानी बच्चों, अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है गुड्स की डिलीवरी को लेकर, तो बच्चों जनरली बताओ, जनरली गुड्स की डिलीवरी चाहिए, ये पहले किसको अप्लाई करना पड़ेगा, सेलर को या बायर को? ऑलवेज बायर। ये आपको सेक्शन 35 कहता है, बराबर है? चलो देखो, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, apart from any express contract, the seller of goods is not bound to deliver them until buyer applies for delivery. Very important. Seller is not bound to deliver them until buyer applies for the delivery of goods. अब बच्चों पॉइंट नंबर 4 पर आता हूँ। बच्चों बायर एंड सेलर के बीच में गुड्स को लेकर डिलीवरी जो होती है, बातें होती है, तो बच्चों बायर को गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए? नॉर्मली बायर को गुड्स की डिलीवरी कहाँ दी जाएगी? बाय द सेलर। बराबर है बच्चों, ये रूल्स अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मली हम अब पढ़ने जा रहे हैं व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेलर बायर को गुड्स की डिलीवरी कहाँ देगा, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कहाँ देगा बच्चों, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 में। बराबर है? तो बच्चों अभी मैं धीरे धीरे एक एक पढ़ता हूँ, जरा अंडरस्टैंड करो। प्लेस ऑफ डिलीवरी को लेकर पढ़ने जा रहे हैं। वेयर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स or for the seller to send them to the buyer is a question depending in each case of the contract, express or implied, between the parties. बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बायर को गुड्स की पोजीशन कहाँ लेनी है या सेलर को गुड्स की पोजीशन बायर को कहाँ देनी है, ये बच्चों बायर एंड सेलर ही आपस में डिसाइड करते हैं, चाहे एक्सप्रेसली चाहे इम्प्लाइडली, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं। अब बच्चों मुझे ये बताओ, डीमार्ट में जब आप जाके सामान खरीद के लाते हैं, तो क्या डीमार्ट वाला आपको गुड्स की होम डिलीवरी देता है क्या? मैं जनरली बात करता हूँ, अभी तो कोविड में वो दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन जनरली आप खुद ही गुड्स का लेके आते हो कि नहीं? जहां आपको बेचा गया है गुड्स वहीं डिलीवरी मिलती है कि नहीं? जहां डीमार्ट ने गुड्स बेचा उधर ही डिलीवरी दी कि नहीं बायर को? उसने, सेलर ने जिस प्लेस पे सामान बेचा उसी प्लेस पर उसने बायर को गुड्स डिलीवर किए कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, सही बोला बच्चों? लेकिन बच्चों मान लो कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविजन है, बच्चों अगर ये सब सामान हम खरीदते, तो बताओ गुड्स की डिलीवरी सेलर कहाँ देगा? अब ये इम्प्लाइड हो जाएगा ना, जब ऐसा सब हम सामान खरीदते हैं तो इम्प्लाइड क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड समझते हो ना? इम्प्लाइड क्या हो जाएगा?
आपको लगता नहीं जिसने सामान बेचा वो घर पे लाके वो सामान देगा, फिटिंग करके देगा, चालू करके देगा? हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, हाँ, कभी कभी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, ये भी कभी कभी डिसाइड करता है कि गुड्स की डिलीवरी बायर को उसी स्पॉट पे दी जाए जहां पर सेलर ने गुड्स बेचा, या बच्चों उसके घर पे दी जाए। ये डिपेंड करेगा बच्चों, हर केस के लिए अलग अलग एंगल हो जाएगा। डोंट यू थिंक सो ना? बच्चों मैंने जो एग्जांपल लिया आप एग्री कर रहे हो दोनों एग्जांपल से? बरोबर है बच्चों। आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो छोटे मोटे दुकान पे, तो क्या दुकान वाला आपको घर पे लाके देता है कि जनरली? नहीं, वो जिस जगह सामान बेचेगा उधर ही गुड्स डिलीवर कर देता है कि नहीं? हेलो। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो आपको ऑन द स्पॉट नहीं दिया जा सकता। आपको बोलेंगे आपका एड्रेस दो, हम घर पे पहुंचा देंगे, आपको फिट करके दे देंगे। तो बच्चों वहां पे डिलीवरी का रूल्स अलग हो गया। देखो, अब आप बोलो वॉशिंग मशीन खरीदने गए और दुकान वाला बोलेगा ये लो वॉशिंग मशीन ले जाओ, तो आप बोलेंगे अरे घर पे पहुंचा दो, फिट करके दो, चालू करके बताओ मुझे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बराबर है? तो बच्चों वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा है कि वहां इम्प्लाइड हो जाता है कि ये डिलीवरी आपको उस जगह नहीं दी जाएगी जहां बेचा जा रहा है, बट आपके घर पे लाके दी जाएगी। ओके चलो, एनीवे एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। प्लेस ऑफ डिलीवरी, where it is for the buyer to take possession of the goods or for the seller to send them to the buyer, is a question depending in each case on the contract express or implied between the parties. Apart from any such contract, बच्चों मान लो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, goods sold are delivered at the place at which they are at the time of sale. बच्चों मुझे बताओ ये लाइन मैंने पढ़ा सबको समझा? Apart from any such contract, goods sold are delivered at the place at which they are at the time of sale. क्या सबको ये लाइन समझा? डीमार्ट आपको गुड्स कहाँ डिलीवर कर रहा है, बिग बाजार गुड्स आपको कहाँ डिलीवर कर रहा है? जहां पर वो गुड्स थे एट द टाइम ऑफ सेल। सही है क्या? हेलो हेलो हेलो। नहीं समझा बच्चों? Please give the response, otherwise I will think you are not understood. Okay. Apart from any such contract, goods sold are delivered at the place at which they are at the time of sale, and goods agreed to be sold are delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell, or if not in existence, at the place at which they are manufactured or produced. बच्चों अगर एग्रीमेंट टू सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल समझते हो? एग्रीमेंट टू सेल जहां ओनरशिप इज गिवन एट सम फ्यूचर डेट। तो बच्चों अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करते हो कि मैं आपको फ्यूचर में ये गुड्स बेचूंगा, ओनरशिप दूंगा, तो जिस प्लेस पर आप बच्चों ये एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं उसी प्लेस पर आपको उस गुड्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी। एंड अगर फ्यूचर गुड्स है, यानी कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर में बनाए जाएंगे, जैसे कि फर्नीचर वगैरह, सोफा सेट वगैरह, अगर ऐसे किसी गुड्स का एग्रीमेंट आप कर रहे हो, फ्यूचर गुड्स का विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस राइट नाउ, तो बच्चों नॉर्मली आप इसका डिलीवरी कहाँ दोगे? तो जनरली जहां पर ये गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, नॉर्मली उस प्लेस से आप इस गुड्स की डिलीवरी दोगे। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? यस। मैं आपको बच्चों 1 मिनट दे रहा हूँ। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 यानी पॉइंट नंबर 4 मेरे लिए जरा एक बार फिर पढ़ो अच्छे से, एक एक लाइन ठीक से पढ़ो बच्चों। सभी लोगों को रिक्वेस्ट, एक एक लाइन ठीक से पढ़ो अच्छे से। मेरे लिए पढ़ो एक लाइन, मेरे लिए पढ़ो।
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बच्चों मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें। कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया तो वाई टाइप करो, यस टाइप करो, एंड कंफ्यूजन है तो नो टाइप करो। बच्चों आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज गिव द रिस्पॉन्स आफ्टर रीडिंग द नोट्स। पॉइंट नंबर 4, बच्चों हाँ के लिए हाँ नहीं करना, समझ लो, समझ लो अच्छे से। फ्यूचर में आपको भी पढ़ाना है ये लॉ किसी और को, तो बच्चों आपको एक्सप्रेस करने को आना चाहिए। उस वक्त आप जो समझे वो आपको सामने वाले को देने को आना चाहिए। यस, हाँ बच्चों। चलो मानव का आंसर आ गया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, अभी सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 अभी हम पढ़ेंगे। चलो आप सबका रिस्पॉन्स आ चुका है। बच्चों इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? इफ आई आस्क यू अ जनरल क्वेश्चन, बच्चों व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिलीवरी? गुड्स की डिलीवरी करने की टाइम क्या होगी? सेलर को बायर को गुड्स डिलीवर किस टाइम पे करना है? बच्चों ये तो कंफर्म है ना कि सेलर को ही गुड्स की डिलीवरी देनी है बायर को, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सबको मालूम है कि सेलर इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो नॉर्मली बच्चों व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिलीवरी? तो आंसर ये है कि दोनों ने जो भी एग्री किया होगा बच्चों, उसी हिसाब से गुड्स की डिलीवरी होगी कि नहीं? हेलो, आपस में जो डिसाइड किया होगा टाइम को लेकर, उसके हिसाब से ही गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए कि नहीं? डोंट यू थिंक सो? एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द एग्रीमेंट। लेकिन बच्चे एक सवाल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब हुआ सेलर एंड बायर के बीच में, लेकिन टाइम ऑफ डिलीवरी फिक्स नहीं हुआ, तो अब आपको मालूम है कि टाइम ऑफ डिलीवरी फिक्स नहीं हुआ है, तो क्या होगा? तो आपको लगता नहीं तो भी सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स को बायर को डिलीवर करे विद इन रीजनेबल टाइम। डोंट यू थिंक सो? चलो मान लो टाइम फिक्स नहीं भी हुआ है, तो भी सेलर की ड्यूटी है कि नहीं? सेलर बाउंड है कि नहीं कि ही मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर विद इन रीजनेबल टाइम? डोंट यू थिंक सो? अगर टाइम फिक्स हुआ है तो अच्छी बात है, टाइम के अंदर गुड्स डिलीवर करना है। नहीं भी फिक्स हुआ है तो क्या सेलर ऐसा टेंशन फ्री बैठ जाएगा क्या? साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल जाने दो, अभी बायर तो कुछ बोला ही नहीं है डिलीवरी का गुड्स का, ऐसा होता है क्या बच्चों? हेलो, तो बच्चों सेक्शन 36 सब सेक्शन 2 दो लाइन में क्या कहना चाहता है देखो जरा। वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। मालूम है कि सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, बट नो टाइम फॉर सेंडिंग इज फिक्स्ड। मान के चलो
अगर गुड्स डिलीवर करने की टाइम कोई फिक्स नहीं हुई है, but no time for sending them is fixed, the seller is bound to send them. The seller is bound to send them within a reasonable time. बच्चों ये रीजनेबल टाइम अंडरस्टैंड करके रखो। सेलर की ये ड्यूटी है कि उसने गुड्स की डिलीवरी बायर को विद इन रीजनेबल टाइम देनी है, भले टाइम फिक्स नहीं हुआ हो। चलो मान लो नहीं टाइम फिक्स हुआ हो, तो भी सेलर की ये ड्यूटी है कि उसने गुड्स बायर को विद इन रीजनेबल टाइम डिलीवर करना है। बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 5? यस, कम ऑन, गिव द रिस्पांस इमीडिएटली। आई वांट इमीडिएट रिस्पांस। एक एक पॉइंट पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यस, टाइप करो बच्चों, कंटाला मत करो। यस नो टाइप करो। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, 5 रूल्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। गुड्स की डिलीवरी को लेकर हम 5 रूल्स पढ़ चुके हैं। बच्चों रिकॉल करो, कहीं पर भी आपको ओनरशिप के बारे में यहाँ कुछ बड़बड़ किया मैंने? गुड्स की ओनरशिप को लेकर कोई बात हुई यहाँ पर? क्या मेन फोकस ओनरशिप को लेकर है कि पोजीशन को लेकर है? अभी हम जो पढ़ रहे हैं आज, ये रूल्स हम किसको लेकर पढ़ रहे हैं? ओनरशिप को लेकर या गुड्स की पोजीशन को लेकर? सेलर एंड बायर के बीच में पोजीशन डिलीवरी को लेकर। बच्चे ये ध्यान में रखते हुए पढ़ो। हाँ, इसको ओनरशिप को ध्यान में रखते हुए मत पढ़ो। हाँ, ओनरशिप का कोई स्पेशल पॉइंट आएगा तो आई विल डिस्कस, डोंट वरी। अब बच्चों सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे, गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, बराबर है बच्चों? इसके लिए मैं कुछ याद दिलाता हूं। बच्चों कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी याद है सबको? हेलो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी याद है सबको? मैंने 3 टाइप्स की डिलीवरी पढ़ाई थी, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव। हेलो 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 बच्चों, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स थर्ड पार्टी के पास होते हैं, ना सेलर के पास ना बायर के पास, थर्ड पर्सन के पास वो गुड्स होते हैं कस्टडी में। एग्जाम्पल किसका लिखा था हमने वहां? वेयर हाउस कीपर का, याद करो। सेलर ने गुड्स किसके पास रखा है? वेयर हाउस कीपर के पास रखा है, थर्ड पार्टी के पास रखा है, याद करो मेरा एग्जाम्पल। फिर सेलर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए वो गुड्स बायर को बेचा, बायर को उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए वो गुड्स बायर को बेचा। बच्चों जब गुड्स बेचा तो सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी देनी चाहिए कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, जब सेलर ने बायर को गुड्स बेचा तो गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब बच्चों सेलर ने क्या किया पता है आपको? सेलर बायर को लेकर वेयर हाउस कीपर के पास आया एंड उसने वेयर हाउस कीपर से बायर को इंट्रोड्यूस करा दिया एंड सेलर ने वेयर हाउस कीपर को क्या कहा? देखो भैया, अब ये गुड्स जो तुम मेरे बिहाफ पे रखे थे, अब ये गुड्स तुम बायर के बिहाफ पे होल्ड करो। एंड बच्चों इस बात का थर्ड पार्टी ने भी एक्नॉलेज किया, वेयर हाउस कीपर ने भी इसके लिए सहमति जताई कि ठीक है सेलर, गुड्स मैं तुम्हारे बिहाफ पे रख रहा था, अब ये गुड्स मैं बायर के बिहाफ पे रखूंगा। बच्चा आपको लगता नहीं यहाँ पे सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दे दी? हेलो हेलो हेलो, ये सब बायर के सामने हो रहा है कि नहीं? वेयर हाउस कीपर, बायर एंड सेलर तीनों मिलकर कर रहे हैं कि नहीं ये एग्रीमेंट? तो बच्चे इसको आप कौन सी डिलीवरी कहोगे? एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? गुड्स का पोजीशन कहीं पर भी इधर से उधर नहीं हुआ बच्चों, गुड्स जहां थे वहीं हैं। बट डोंट यू थिंक सो सेलर ने गुड्स की डिलीवरी दे दी बायर को, क्योंकि वेयर हाउस कीपर ने एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ सेलर, अब गुड्स मैं तुम्हारे बिहाफ पे नहीं बायर के बिहाफ पर संभाल के रखूंगा। जब ये बायर के सामने वेयर हाउस कीपर ने बोल दिया तो आपको लगता नहीं सेलर ने बायर को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दे दी गुड्स की?
हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों, भले एक दो लोग ही दो, रिस्पॉन्स दो। तो बच्चों मैं सबसेक्शन 3 पढ़ रहा हूँ 36 का, गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा अभी मैं रीड करता हूँ, शायद अभी बहुत सारे बच्चों को ये लैंग्वेज समझ में आ जाए। बच्चों कहीं किसी को लिखना है तो बाजू में लिख दो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल है ये, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल है ये। वेयर द गुड्स at the time of sale are in possession of third person। बच्चों जब सेलर ने बायर को गुड्स बेचा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के जरिए, तो ये गुड्स ना तो सेलर के पास थे ना तो बायर के पास, ये गुड्स वेयर हाउस कीपर के पास थे कि नहीं? हाँ वही तो समझना है बच्चों। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ थर्ड पर्सन, देयर इज नो डिलीवरी unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। अब बोलो, have you understood this line? यहाँ सेलर टू बायर गुड्स की डिलीवरी तब तक मानी नहीं जाएगी जब तक वेयर हाउस कीपर बायर के सामने ये एक्नॉलेज नहीं कर लेता कि हाँ बायर, अब ये गुड्स मैं तुम्हारे बिहाफ पर यहाँ संभाल के रखूंगा। तब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक वेयर हाउस कीपर इसे एक्नॉलेज नहीं कर देता। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इश्यू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। यहाँ बच्चों अब बायर का गुड्स वेयर हाउस कीपर के पास है, अब बायर भी इसको आगे बेच सकता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के जरिए, बराबर है। डिलीवरी ऑफ गुड्स से उसका अभी कोई लेना देना नहीं। अब ये चाहे तो नया बायर ये गुड्स को फर्दर सेल कर सकता है बाय ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, उसका कोई मतलब नहीं। चलो नाउ पॉइंट नंबर 7, सेक्शन 36 सब सेक्शन 4। अगेन 2 लाइन का है, देखो बच्चों क्या लिखा है, डिमांड या टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। बच्चों टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी मतलब टाइम, एग्जैक्टली टाइम, किस वक्त पर सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करेगा? रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, या रीजनेबल बिजनेस आवर्स में 10 से 5 बजे तक। नॉर्मली जनरली बच्चों गुड्स डिलीवर कब होने चाहिए, किस समय पे गुड्स डिलीवर होने चाहिए? नॉर्मली बिजनेस आवर्स में, सही है कि नहीं? नॉर्मली हम 9 से 5 या 10 से 6 ऐसा बिजनेस आवर्स का अजम्पशन करते हैं। तो बच्चों सेलर जब बायर को गुड्स की डिलीवरी देगा तो एग्जैक्टली समय, किस समय पे उसे डिलीवरी देनी है? बच्चों उसका एक छोटा सा रूल यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। A demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at reasonable hour। यानी रीजनेबल आवर वही है बच्चों। व्हाट इज रीजनेबल आवर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब बायर के लिए रीजनेबल आवर क्या है बच्चों, वो चेंज होते रहेगा, हर बायर टू बायर रीजनेबल आवर चेंज होते रहेगा, लेकिन बायर के हिसाब से रीजनेबल आवर क्या है, उसी में बच्चों सेलर को गुड्स को डिलीवर करना है, बराबर है। अगर बायर खुद ही कहता है कि मुझे आप पूरे दिन में सामान लाके मत दो, आई विल बी बिजी विद कस्टमर्स, आप मुझे रात को 9 बजे के बाद गुड्स डिलीवर करो जब वहां ट्रैफिक नहीं रहेगा ज्यादा, तो बच्चों इसका मतलब बायर के लिए रीजनेबल आवर 9 बजे के बाद हो गया। डोंट यू थिंक सो? हेलो, तो बच्चों बेसिकली ये समय जो है, किस वक्त पर बायर को गुड्स की डिलीवरी चाहिए सेलर से, ये आपस में एग्रीमेंट करके ही होता है। एंड अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो बच्चों सेलर को ये गुड्स एक रीजनेबल बिजनेस आवर में बायर को देना पड़ेगा। बच्चों इतना सिंपल सा रूल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 भी हो गया। सेक्शन 36 सब सेक्शन 5। बच्चों मैं आपसे ऐसे ही जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, जनरली सवाल पूछ रहा हूँ।
गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक, अब आप ये बोल नहीं सकते कि हमें डिलीवरेबल स्टेट मालूम नहीं है। मुझे बताओ, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक जो भी खर्च होगा नॉर्मली वो कौन बेयर करेगा? कम ऑन, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक जो भी खर्च है उस गुड्स को लेकर कौन करेगा नॉर्मली? डोंट यू थिंक सेलर? हेलो, सेलर ही करेगा ना। आपने आंसर लिख दिया है, वेरी गुड। तो बच्चों क्या लिखा है देखो, पॉइंट नंबर 8 में एक्सपेंस फॉर डिलीवरी में क्या लिखा है? द एक्सपेंस ऑफ एन इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मतलब रिलेटेड, the expense of an incidental to putting the goods in a deliverable state must be borne by the seller in absence of contract to the contrary, यानी कि unless otherwise agreed। unless otherwise agreed यानी कि अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं हुआ हो तो नॉर्मली गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक, नॉर्मली गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने तक जो भी खर्च होगा नॉर्मली वो खर्च बच्चों सेलर बेयर करेगा। कौन बेयर करेगा? सेलर। इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? यहाँ तक परफेक्टली क्लियर हो गया सबको? यस, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब बच्चों मैं सेक्शन 37 पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मतलब अभी बुक का नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले मेरी भाषा में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों जरा अंडरस्टैंड करो। बच्चों सेलर एंड बायर के बीच में 100 kg क्वांटिटी, देखो 100 kg गुड्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बायर एंड सेलर के बीच में 100 kg गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी सेलर को 100 kg गुड्स डिलीवर करना है। अब मुझे ये बताओ, सेलर ने अगर 100 kg गुड्स की जगह 150 kg गुड्स अगर डिलीवर कर दिए बायर को, तो बायर क्या करेगा? यहाँ एक्सेस क्वांटिटी डिलीवर कर दिया सेलर ने। अगर एक्सेस क्वांटिटी 100 kg डिलीवर करना था लेकिन सेलर 150 kg डिलीवर करने आया, तो अब बायर क्या कर सकता है? आप बताओ, आप अगर बायर हो तो आप क्या करोगे? बच्चों लॉ मत पढ़ो, लॉ हम पढ़ लेंगे। हम पहले लॉजिकली एक व्यवहारिक बात कर रहे हैं। आप पहले अपने आंसर्स दो। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर 100 kg हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड 50 को रिजेक्ट कर देंगे। पॉसिबल? अब बच्चों मुझे ये बताओ, कैन आई रिजेक्ट होल क्वांटिटी? अगर सेलर बोलता है कि आपको 150 kg लेना ही है, तो कैन आई रिजेक्ट होल क्वांटिटी? मुझे नहीं चाहिए, जा। मैंने 100 बोला तो तू 150 क्यों लेके आया? ओम क्या लगता है, कैन आई रिजेक्ट द होल? ओम सेड नो। चलो ठीक है, हम पढ़ लेंगे लॉ। ओम आप अपना आंसर याद रखना। ओम, हाँ आपने नो बोला है। चलो ये मैं सस्पेंस रखता हूँ लॉ पढ़ने के लिए। दूसरा बच्चों 100 kg डिलीवर करना था लेकिन 150 kg डिलीवर हो गया एक्सेस, एंड बायर ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। चलो मान लो बायर ने पूरा 150 किलो एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बायर को रिमेनिंग 50 पर केजी का पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। यस, करना तो पड़ेगा। लेकिन बच्चों इस 50 kg का प्राइस क्या होगा? बताओ, इस 50 kg का प्राइस क्या होगा? क्या प्राइस से सेलर इसको बायर इसको पे करेगा? तो बच्चों वही प्राइस जो 100 kg के लिए लागू है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बच्चों 50 kg के लिए भी वही प्राइस एप्लीकेबल होगा जो 100 kg के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यस, वेरी गुड। बच्चों मैं ऐसे एक एक सवाल कर रहा हूँ, मैं अभी सेक्शन 37 पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे सवालात कर रहा हूँ, आप अपना एक एक आंसर देते चलो। बच्चों तीसरा केस ले लो। 100 kg गुड्स सेल किया सेलर ने,
यानी कि सेलर को 100 kg गुड्स डिलीवर करना है, लेकिन बच्चों सेलर ने बायर को 100 kg गुड्स एक साथ चाहिए। अब बताओ, सेलर ने सिर्फ 60 kg गुड्स डिलीवर किया, लेके आया डिलीवरी करने के लिए। अब बताओ, अगर 60 kg गुड्स ही लेके आया तो अब बायर क्या करेगा? अब बच्चों लेसर क्वांटिटी लेके आया, बायर की रिक्वायरमेंट थी 100 kg की, लेकिन सेलर उसको केवल 60 kg ही डिलीवर कर रहा है। नहीं नहीं, ओम पैसा देगा नहीं देगा अलग बात है, पहले बताओ क्या वो 60 kg एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा? तो बच्चों यहाँ पर दोनों चांस है, हो सकता है बायर 60 kg एक्सेप्ट कर ले। अब अगर बायर 60 kg एक्सेप्ट कर लेता है तो रिमेनिंग 40% गुड्स का भी वो जब डिलीवरी आएगा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ समझा बच्चों आपको? अब उसके बाद 40 kg का जब वापस सेलर डिलीवरी लेके आएगा तो वो भी बायर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या बायर के पास एक चॉइस और है बच्चों, क्या चॉइस है? 60 kg गुड्स लेके आया, लेके जा, चल नहीं चाहिए मेरे को, रिजेक्ट कर सकता है वो। यस बच्चा, रिपीट, रिजेक्ट कर सकता है। अरे जब मैंने 100 kg एक साथ मांगा था तो तू 60 kg क्यों लेके आया? लेके जा गुड्स वापस, नहीं चाहिए मुझे। तो बच्चे ये भी चॉइस है, आई रिपीट, ये भी चॉइस है बायर के पास। अगर सेलर लेसर क्वांटिटी बच्चों सप्लाई करता है तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो पूरा गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, बरोबर है? एंड ऊपर से सेलर के ऊपर केस भी कर सकता है कि तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। जब 100 kg सप्लाई करने की बात हुई थी तो 60 kg क्यों लाए तुम? तो बच्चे यहाँ बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, बराबर है? तो बच्चों एक्सेस क्वांटिटी आता है तो लॉ क्या है, लेसर क्वांटिटी अगर डिलीवर होते हैं तो लॉ क्या है? तो बच्चों यही पढ़ने के लिए आपको लॉ ने सेक्शन 37 बना के दिया है, सेक्शन 37। एंड सेक्शन 37 में बच्चों सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, ऐसे 4 अलग अलग सबसेक्शंस के जरिए बच्चों हम एक एक रूल को पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने 100% पढ़ा दिया सेक्शन 37। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने एक आइडिया आपके माइंड में जरूर डाल दी। आपको लगता नहीं एक आइडिया आ गई माइंड में आपके कि जितना क्वांटिटी का एग्रीमेंट हुआ था उससे ज्यादा अगर डिलीवर होता है तो क्या, उससे कम अगर डिलीवर होता है तो क्या? आपके माइंड में आइडिया आ गया कि नहीं? हम सेक्शन 37 में एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो बच्चों, गिव द रिस्पॉन्स। यस, मैंने ये नहीं कहा कि आपको लॉ समझा, मैंने कहा कि एक आइडिया आ गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि 5 मिनट में 2-4 मिनट में ये सेक्शन 37 पूरा होगा नहीं, so I would like to continue in the next lecture. ओके, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आते ही बच्चों मैं सेक्शन 37 से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, कोई डाउट हो तो बोल देना। तो स्टॉप करें बच्चों यहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर हम सेक्शन 37 से मिलेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई टाइप कर रहा है तो रुकूं? हेलो, रिस्पॉन्स दो बच्चे, यस नो में। कोई डाउट है किसी को?